हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 9। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी को, हिंदी में कहते हैं विलेयता। ये लेक्चर जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सॉल्युबिलिटी में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, द्रव में ठोसों की विलेयता। ठीक है, गैस के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, इसलिए आज के लेक्चर में ऑब्जेक्टिव भी नहीं लाए हैं, क्योंकि दोनों जब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड ना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो कर देंगे, उसी लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, हाँ। तो इसमें करने क्या वाले हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, पहले तो विलेयता के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या करेंगे ये बताएंगे इसमें कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता, प्रेशर पर करता है कि नहीं करता, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। हाँ, एक्सोथर्मिक होगा तब डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर कि नहीं करेगा, एंडोथर्मिक होगा तब करेगा कि नहीं करेगा। ये सब बात बताने वाले हैं आप लोगों को, इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक न एक ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही आज के लेक्चर में से, और 2 नंबरिया ही पूछा जाता है। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सब का डिफिनेशन लाए हैं, सॉल्युबिलिटी का डिफिनेशन भी लाए हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है। क्या होता है? सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो पहले बात को समझिए, हिंदी माध्यम में विलेयता किसे कहते हैं। ठीक है, तो विलेय की अधिकतम से अधिकतम मात्रा को जब हम विलायक में घोलते हैं एक निश्चित ताप पर, तो उसे क्या कहते हैं? हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, यानी विलेयता कहते हैं। यानी सॉल्यूट की अधिकतम से अधिकतम अमाउंट को, अधिकतम से अधिकतम मात्रा को ना विलायक के यानी सॉल्वेंट के एक निश्चित मात्रा में घोलते हैं। ठीक है, निश्चित ताप पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। बात समझ में है? बात समझ में है? सॉल्वेंट एक जो निश्चित मात्रा में सॉल्वेंट है ना, निश्चित मात्रा में सॉल्वेंट है, हम क्या करेंगे? अधिकतम से अधिकतम मात्रा में सॉल्यूट को इसमें घोलेंगे एक निश्चित ताप पर, उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब बात को समझिए, सॉल्वेंट क्या होता है? पानी होता है। सॉल्यूट क्या होता है? चीनी और नमक। तो क्या करेंगे हम लोग? पानी एक लीटर पानी ले लेंगे, 1 लीटर पानी, पानी हो गया सॉल्यूट, सॉल्वेंट, निश्चित मात्रा हो गया 1 लीटर। उसमें अधिकतम से अधिकतम हम चीनी कितना घोलते जा रहे हैं? घोलते जा रहे हैं जितना अधिकतम से अधिकतम चीनी घुल सकता है उसमें, उसे सॉल्युबिलिटी कहेंगे। बात समझ में आया आप? यानी कि एक निश्चित ताप पर, निश्चित टेम्परेचर पर, सर्टेन टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है ना, जो है सॉल्यूट की जितनी अधिक मात्रा, ठीक है, सॉल्वेंट में हम घोल दें, उसे हम विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। वही डिफिनेशन में लिखा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, बात समझ में आया? एक निश्चित ताप पर हम क्या करेंगे ना, क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विलेय की अधिकतम से अधिकतम मात्रा को कहां घोल देंगे? डिजॉल्व कहां कर सकते हैं ना, एक गिवन अमाउंट, मतलब दिया हुआ अमाउंट, मतलब निश्चित अमाउंट, किसमें? सॉल्वेंट में, एक निश्चित ताप पे। हमने है ना हिंदी में लिखा कि एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा होना चाहिए, सॉल्वेंट का निश्चित मात्रा होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूट का जितना से जितना मात्रा उसमें घोल दीजिए, ठीक है, वो आपका क्या होगा? विलेयता होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। एक और इसका डिफिनेशन हमने लिखा है, कहीं कहीं देखा जाता है ये, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या जिसको कहते हैं सॉल्यूट ना, दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर ना, दैट इज कॉल्ड, क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर का सॉल्युबिलिटी कहलाएगा ये। बात समझे? जब 100 ग्राम वाटर में हम जितना अमाउंट में हम चीनी घोल दे, 100 ग्राम वाटर में जितना अमाउंट में हम सब्सटेंस यानी कि सॉलिड को घोल दे, वो वाटर का क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी, यानी कि पानी की विलेयता कहलाएगी। अब विलेयता किस किस पर डिपेंड करता है? तो विलेयता जो डिपेंड करता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ यानी कि विलेय और विलायक के किस पर? नेचर पर, यानी प्रकृति पर, कि कैसा है उसका प्रकृति। मतलब कोई ज्यादा ठोस होगा, कोई कम ठोस होगा, कोई घुलाने वाला होगा, कोई नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पानी में हम चीनी को अगर घोलना चाहते हैं, तो चीनी तो सॉल्युबल है,
चीनी घुलनशील है, घुल जाएगा, लेकिन वही है कंकर पत्थर को घोलेंगे तो घुलेगा। तो इसी को बोलते हैं नेचर, यानी कि चीनी अलग नेचर का हो गया ठोस में, और जो आपका कंकर पत्थर हो गया वो अलग नेचर का हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, इफेक्ट इन टेम्परेचर ना, सॉलिबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर बढ़ाने, ऐसा भी होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से घटेगा, तो वो हम पढ़ने वाले हैं किसमें, वो किसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन गैस में। लेकिन यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉलिड पर भी डिपेंड करता है, जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर पर यानी दाब पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर मतलब ताप पर। ठीक है, तो पूछेगा कि विलेयता निर्भर करता है, ऑप्शन रहेगा ए ना, वो बोलेगा कि विलेय और विलायक के प्रकृति पर, आपसे पूछेगा कि टेम्परेचर पर, आपसे पूछेगा प्रेशर पर, आपसे पूछेगा इनमें से सभी। क्या बोलेगा आंसर, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस बोलिएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। हमने लिखा है किस पे, एज वेल एज टेम्परेचर पर भी, और किस पे, प्रेशर पर भी, यानी कि ताप और दाब पर भी, और प्रकृति पर भी। किसके प्रकृति पर, विलेय और विलायक के प्रकृति पर ये सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी समझ में आया, सॉल्युबिलिटी क्या होता है बताइए। तो हम क्या करेंगे, एक निश्चित विलायक की मात्रा में, विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम से अधिकतम मात्रा घोल देंगे, वो भी निश्चित ताप पर, उसी को हम विलेयता कहते हैं। ठीक है, डिपेंड किस पर करता है, द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी प्रकृति पर, किसके, द विलेय और विलायक के प्रकृति पर, और किस पर, ताप पर और उसके दाब पर। चलिए आइए अगला हमारा जो टॉपिक है, बात को समझिएगा। अगला टॉपिक क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि द्रव में ठोसों की विलेयता। तो भाई देखा गया है कि बहुत ऐसे जो है सॉलिड जो है वो, अभी देखिए बात को समझिए, इस टॉपिक से मतलब वही है कि द्रव में क्या करना है, हमको ठोस को घोलना है, लिक्विड में जो है ना सॉलिड को घोल देना है। लिक्विड में सॉलिड को, लिक्विड क्या होगा पहले सुनिए, लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट, और सॉलिड कौन होगा, सॉल्यूट। तो सॉलिड सॉल्यूट को यानी ठोस विलेय को हम लोग क्या करेंगे, द्रव विलायक में घोलेंगे। यानी इसमें हम क्या करेंगे कि सॉलिड सॉल्यूट लेंगे और इसको घोल देंगे, कहां पर घोल देंगे, कहां पर घोल देंगे, बोलिए, लिक्विड सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में। यानी कि हम लोग ठोस विलेय लेंगे, ठोस विलेय लेंगे, घोल कहां देंगे हम लोग, बोलिए बोलिए, द्रव विलायक में घोल देंगे। यही काम ही करना है इसमें। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में यही काम करना है, हमको ठोस पदार्थ को क्या करना है, घोलना है, कहां पे, किसमें, बोलिए, द्रव पदार्थ में घोलना है, द्रव विलायक में घोलना है, ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोलना है, क्योंकि द्रव होगा विलायक होगा यानी अधिक मात्रा में, सॉल्वेंट जो अधिक मात्रा में, सॉल्यूट जो कम मात्रा में। ठीक है, तो हम चीनी लेंगे कम मात्रा में और पानी अधिक मात्रा में, उसमें घोलेंगे, ठीक ना होगा, बस यही काम करना है। तो वही बात आप सुनिए, हमने बताया कि भाई बहुत ऐसे जो है सॉलिड है वो घुलते हैं, बहुत घुलवे नहीं करते हैं, बहुत जो है जो सॉलिड जो है, सॉलिड सॉल्यूट जो है वो क्या बोलते हैं उसको, सॉल्वेंट में रखते ही घुलने लगते हैं। बात को समझिए, बहुत ऐसे जो विलेय है, ठोस विलेय, वो विलायक में रखते ही घुलने लगते हैं। बहुत ऐसे सॉलिड सॉल्यूट जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट में रखते ही घुलने लगते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन, यानी कि विलीनीकरण कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ना, एक निश्चित टेम्परेचर पर विलेय जो है, विलेय की मात्रा विलायक में घुलने अगर लगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, विलीनीकरण कहेंगे। ठीक है, डिसोल्यूशन कहेंगे। अगर मान लीजिए कि हम ताप वही रहेगा, हम रखते हैं किसी चीज को, अगर मान लीजिए कि सॉलिड को अगर रखते हैं किसमें, आपको सॉल्वेंट में, सॉल्यूट को कहां रखते हैं, सॉल्वेंट में, अगर वो नहीं घुले, अगर वो कोलाइड करने लगे, वो टकराने लगे, वो अलग हो जाए कोलाइड करके, विलयन से वो अलग हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीकरण। क्या कहेंगे, हाँ, क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने लिखा कि व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट एडेड टू द liquid solvent some solute dissolve, this process is known as, के मतलब known as, के मतलब known, ए मतलब as, known as dissolution है, समझो ना बकलेली। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, ठोस
विलेय को कहाँ घोलते हैं? द्रव विलायक में घोलते हैं। अगर वो घुलने लगता है तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है, ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग विलीनीकरण। यहाँ क्या है कि सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ना सॉल्यूशन कोलाइड विथ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल। ना कुछ जो होते हैं, क्या होते हैं कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो क्या कोलाइड करने लगते हैं सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल से, यानी ठोस विलेय के कण से क्या करने लगते हैं? कोलाइड करने लगते हैं। आप कोलाइड करेंगे तो वो हटेंगे ही, तो उससे क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। जैसे मान लीजिए पानी में अगर हम कंकड़ डाल दिए ना, पानी में कंकड़ तो रहेगा, उसमें घुलेगा नहीं, वो अलग हो जाएंगे उससे, नहीं उसमें घुलनशील नहीं होंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जब विलयन में कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संघट कर विलयन से अलग हो जाते हैं, यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? हाँ, चलिए आइए अब देखिए वही बात यहाँ पर है, ठीक है। तो कुछ पदार्थ जो घुल जाते हैं और कुछ जो नहीं घुलते हैं, जैसे चीनी और नमक को पानी में घोल देंगे तो ये क्या कहलाएगा? डिसोल्यूशन की क्रिस्टलीकरण। अभी आप समझा डिसोल्यूशन का मतलब क्या? कि जब हम विलेय को हम विलायक में रखते तो घुलने लगता है, वो डिसोल्यूशन हुआ। आज जब हम विलेय को यानी कि सॉलिड विलेय को, ठोस विलेय को जब हम द्रव विलायक में रखते हैं, नहीं घुलेगा वो, तो क्या कहलाएगा? आपका क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा, क्रिस्टलीकरण कहेगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि चीनी को और नमक को हम रखे पानी में, वो बढ़िया से घुल जाएगा, ये डिसोल्यूशन कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा? सो बताइए, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो डिसोल्यूशन कहलाएगा। तो सुक्रोज यानी चीनी को, NaCl मतलब नमक को जब हम पानी में घोलते हैं तो ये आसानी से घुलने लगता है, इसको हम डिसोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन कहेंगे, ठीक है, समझे? यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं विलीनीकरण। लेकिन वही आपका क्या है? एंथ्रासाइट और नेफ्थलीन जो है वो पानी में आसानी से नहीं घुलता है। एंथ्रासाइट और नेफ्थलीन जो है पानी में आसानी से नहीं घुलता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। लेकिन जो एंथ्रासाइट है, जो क्या बोलते हैं नेफ्थलीन जो है, वो किसमें? बेंजीन में आसानी से घुल जाता है। जो आपका एंथ्रासिन है और जो नेफ्थलीन है वो क्या इजीली डिजॉल्व हो जाता है? किसमें? बेंजीन में। बेंजीन में आसानी से घुल जाता है, तो बेंजीन के लिए क्या हो जाएगा? ये डिसोल्यूशन। क्या हो जाएगा? तो जो चीनी है, जो नमक है, वो पानी के लिए क्या है? डिसोल्यूशन। और जो एंथ्रासाइट है, और एंथ्रासाइट है एंथ्रासिन जिसको बोलते हैं, और नेफ्थलीन जो है वो पानी के लिए क्या है? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। और एंथ्रासाइट और जो नेफ्थलीन है वो बेंजीन के लिए क्या है? डिसोल्यूशन, विलीनीकरण। चलिए अब अगला देखिए, अगला क्या है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन और क्या है? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या? पहले बात समझिए, हमने पानी लिया, उसको निश्चित ताप पर रखा, निश्चित ताप पे, उसमें हम क्या करते हैं? चीनी की मात्रा घोल रहे हैं एक निश्चित मात्रा में। अब उससे अधिक जो है वो चीनी को नहीं घुला सकता है, उससे अधिक चीनी को अब वो नहीं घुला सकता है। इसी को कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? कि एक निश्चित मात्रा में ही क्या करेगा? वो सॉलिड को घुला सकता है, उससे अधिक नहीं घुला सकता है। वो क्या कहेंगे? वो हमको उसको कहेंगे हम संतृप्त विलयन या सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? बात को समझिएगा। अब उसमें हम एक निश्चित टेम्परेचर रखें, ताप निश्चित रखें, किसका? विलायक का। अब उसमें जितना डालते जाइए सॉल्यूट, डालते जाइए चीनी, डालते जाइए नमक, वो सॉल्यूट मतलब विलेय, अब वो घोलते जाएगा, अनिश्चित मात्रा में घुलते जाएगा। ताप वही है, तो उसको अनसेचुरेटेड कहेंगे। तो वही हमें डिफिनेशन में लिखा कि सच सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व ना। अब इससे अधिक जो है वो अब सॉल्यूट को वो घोल नहीं सकता है, ठीक है, समझे? द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी ताप और उसी दाब पर अब वो ज्यादा घोल नहीं सकता। इसी को क्या कहते हैं? सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आया क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत आ गया समझ में? हमने लिखा कि ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर ना और अधिक विलय नहीं घोला जाता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? संतृप्त विलयन कहेंगे। आज इसमें जो है डालते जाइए वो घुलते जाएगा, डालते जाइए घुलते जाएगा, यानी कि एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर देन सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, और अधिक घोल सकता है वो ना। तो वह विलयन जिसमें उसी ताप और दाब पर ना अधिक विलय ना और अधिक विलय घोला जा सके, उसको क्या कहेंगे? हाँ, ठीक है।
तो होता है ना कि भाई हम एक आधा लीटर हम चीनी पानी लिए और उसमें हम चीनी घोल दिए, एक अंतिम मात्रा तो आया कि अब चीनी नहीं घोल सकता उसमें, तो वो अब नहीं घोलेगा तो क्या है, वो सेचुरेटेड विलयन है। अगर एक चीज है कि भाई ताप हम सेम रखे, पानी ले लिए, हम चीनी रखते जा रहे हैं, घुलते जा रहा है, रखते जा रहे हैं, घुलते जा रहा है, लगते, तो क्या हुआ, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। कोई दिक्कत, बात समझ में आया क्या? चलिए अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है वो उसका टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, टेम्परेचर पर यानी ताप पर कोई प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है। तो इसमें दो टर्म है, एक जो है एंडोथर्मिक, एक है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है मालूम है ना, उष्माशोषी में उष्मा ग्रहण होता है, एनर्जी लेना पड़ता है, ठीक है, और उष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक में ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, ये तो आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में क्या है ना, अच्छा देखिए जो टेम्परेचर जो ताप का जो प्रभाव पर जो है प्रभाव पड़ेगा, इसको ली-चार्टलीज प्रिंसिपल कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, इसी ने दिया था ये सिद्धांत, ठीक है। ताप पर प्रभाव, जो ताप का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा किसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी द्रव में ठोसों की विलेयता पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो द डिसोल्यूशन प्रोसेस इन एंडोथर्मिक, अगर जो घुलनशील जो है ना, जो घुल रहा है पदार्थ, अगर उसमें छेपी है ना, जो घुलने की प्रक्रिया अगर उसमें शोषी है, उसमें छेपी नहीं, उसमें शोषी है, यानी कि एंडोथर्मिक है, ये क्या है, एंडोथर्मिक है। तो देखिए क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सॉल्युबिलिटी के होगा। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं ना, यानी टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, जो ताप जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, विलेयता के, किसके, विलेयता के, यानी कि जब हम ताप को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा विलेयता भी क्या होगा, बढ़ेगा। ताप घटाएंगे विलेयता भी घटेगा, ताप घटाएंगे विलेयता भी घटेगा, ताप बढ़ाएंगे विलेयता भी बढ़ेगा। लेकिन किसमें जो प्रोसेस होना चाहिए, घुलने का जो प्रोसेस होना चाहिए, जो सॉल्युबिलिटी का जो प्रोसेस होना चाहिए, वो एंडोथर्मिक होना चाहिए। तब एंडोथर्मिक होगा तो ताप बढ़ाने से आपका क्या बढ़ेगा, क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, विलेयता बढ़ेगी। हाँ अगर एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में भाई क्या होता है, ऊर्जा बाहर होता है, हीट बाहर होता है, बात समझे कि हीट बाहर होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सॉल्युबिलिटी के होगा, किसके होगा, सॉल्युबिलिटी के, यानी जो ताप जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, विलेयता के। सर इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब अगर ताप आप बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होगी, विलेयता घटेगी। ताप बढ़ाते हैं किसमें, एक्सोथर्मिक में, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। सॉल्युबिलिटी अगर भाई एंडोथर्मिक है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने से टेम्परेचर घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत? आइए इसमें देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी ठोसों, द्रव में ठोसों की विलेयता जो है उसमें प्रेशर पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जब ठोस को द्रव मिला देते हैं तो इनकम्प्रेसिबल हो जाता है, अनकम्प्रेसिबल, उसको हम दबा नहीं सकते हैं, उसको दबाया नहीं जा सकता, इसीलिए प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ना एट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड इज हाईली इनकम्प्रेसिबल, इसको दबाया नहीं जा सकता है, इसीलिए। बात समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत, प्रेशर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए। बात समझ में आया? चलिए आइए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये सॉल्युबिलिटी की क्लास अगर समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।